नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। आज का लेक्चर जो हमारा रहने वाला है वो भारतीय जो मृदा हैं उनके विषय में रहने वाला है। जो भारत में मिट्टी या सॉइल्स ऑफ इंडिया जो है उनके विषय में हम आज बात करेंगे कि इसमें इनके प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदा। तो हम देखते हैं मिट्टियों के जो भारत में पाए जाने वाले प्रकार हैं वो इस तरीके से हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसी पर रहे कि भारत में किस तरीके की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें देखें तो ऊपर सबसे ऊपर हम पहाड़ी या पर्वतीय प्रकार की मिट्टियाँ पाते हैं। पर्वत और वन वाली जो मृदाएँ हैं, जलोढ़ मृदा भारत के ये गंगा यमुना वाला जो मैदान है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु वाला मैदान। फिर लाल और पीली मृदाएँ देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इधर वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ये वाला लाल मृदा के तहत आता है, लाल और पीली मृदा के तहत। काली मृदा ये दक्कन का प्लेटू जो है, मालवा का बटा दक्कन प्लेटू, ये सारा काली मृदा के तहत आता है। फिर लेटेराइट मृदा जो है ये इस तरीके जहाँ वर्षा अधिक होती है उन एरिया में हम देखते हैं क्या है, लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और शुष्क मृदा वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान वाला एरिया है। शुष्क मृदा मतलब जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है या मरुस्थलीय मृदा एक तरीके से कहें, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जलोढ़ मृदा वाला जो भाग है ये कौन सा है, ये वाला भाग है सारा जलोढ़ मृदा। इस तरीके से जलोढ़ मृदा वाला ये वाला भाग है, काली मृदा वाला ये भाग हो गया, उसके बाद लाल मृदा वाला ये वाला हिस्सा हो गया पूरे भारत का। उसके बाद देखते हैं नीचे तो लेटेराइट मृदा जो ये इधर ये वाली लेटेराइट मृदा हो जाएगी। शुष्क मरुस्थलीय मृदा राजस्थान वाला जो एरिया है, कच्छ लवणी क्षारीय मृदा हो गई। उसके बाद में वन और पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, पूर्व मतलब नॉर्थ वाला इंडिया जो है वहाँ पर पाई जाती है। पीट जैव या दलदली मृदा जो होती है ये खास करके ये कच्छ वाला थोड़ा थोड़ा एरिया हो जाएगा। इधर जो भारत का ये पूर्वी ये इधर वाला हिस्सा है इस तरीके के एरिया में पाई जाती है। फिर लवणी या क्षारीय मृदा जो होती है ये हम देखते हैं जो जहाँ जहाँ झीलें पाई जाती हैं या राजस्थान वाला भी कुछ एरिया, जैसे ये कच्छ लवणी व क्षारीय मृदा इस तरीके की है जो कच्छ वनस्पति है यहाँ पर भी पाई जाती है। तो भारत में मृदाओं का जो वर्गीकरण है इसी आधार पर किया गया है कि कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। अब हम समझते हैं कि मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द भाषा के सोलम शब्द से हुई है। तो मृदा जो शब्द है वो किससे बना है, लैटिन भाषा का जो सोलम शब्द है उससे मिलकर के बना है। इस शब्द का हम देखते हैं अर्थ क्या है, तो जिसका अर्थ होता है फर्श यानी कि फ्लोर होता है। मृदा विज्ञान यानी कि जो पेडोलॉजी है इसका ये शब्द भी पूछा जा सकता है कि मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान में मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। मृदा मतलब एक तरीके से प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, इसको इस रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक जो मृदा का निर्माण मतलब हम देखते हैं क्योंकि मृदा जो हमें ऊपर मृदा और मिट्टी जो हमें देखते हैं उसका निर्माण एक दिन में नहीं होता है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है दिन प्रतिदिन सालों साल चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं देखते हैं इसमें लेयरिंग होती है। लेयरिंग मतलब ऊपर से जैसे सबसे ऊपरी मृदा देखेंगे तो उसमें अलग तरीके का कलर होगा, उसके नीचे देखेंगे तो कलर अलग होगा, ऐसा लगेगा कि परत दर परत बिछाई गई। तो वो जो लेयरिंग होती है वो मृदा के निर्माण की समय से डिसाइड होती है। मतलब समय जैसे बीतता एक समय में एक तरीके की मृदा पाई जाएगी, उसके ऊपर जब दूसरे तरीके की मृदा पाई जाएगी तो वो जो होती है मृदा निर्माण जो होता है वो कई चरणों में चलता रहता है। इसका वर्गीकरण हमने ऊपर बताया। फिर मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा के भौतिक रासायनिक और जैविक जो गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के तहत। ठीक है, अगला बात की गई है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो हम देखते हैं विश्व मृदा दिवस जो 2022 का ये जो हमारे पास PDF है वो 2022 का इसी वजह से इसमें दिया है। तो प्राकृतिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में तथा मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में मृदा के महत्व का उत्सव मनाने के लिए 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 के मृदा दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो मृदा जहां भोजन शुरू होता है, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। तो 5 दिसंबर का है, तो अभी हम देखते हैं सितंबर ही चल रहा है, यानी कि अभी यही वाला जो हमारे पास थीम रहेगी ये अभी यही मान्य है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है भारत की जो मृदा हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। तो इस तरीके देखते हैं भारत की जो मृदाएँ हैं यानी कि उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है। पहले पर जलोढ़ मृदाएँ, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदाएँ, पीटमय मृदाएँ और वन मृदाएँ, इस तरीके से भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा, इसको एलुवियल सॉइल इंग्लिश में कहते हैं, या उत्तरी मैदानी और नदी घाटियों में भारत के सर्वाधिक। तो देखते हैं कि भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ क्या है, तो ये उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग यानी कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत यानी कि ढके हुए है। यह पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों
एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। तो जो जो जलोढ़ मृदा है इसका जो एरिया है वो कौन सा है, तो हम देखते हैं कि जो विशाल मैदान है यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र ये इस तरीके जो फैला पेट ये पूरा फैला है, ये पूरा एरिया जो है जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र है। के साथ साथ नर्मदा वाला जो एरिया इधर नर्मदा, ताप्ती, फिर महानदी वाला जो एरिया है इधर गोदावरी वाला जो एरिया है, और कृष्णा जो कावेरी नदियों के घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। तो हम देखते हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग कितना 40% क्षेत्र पर एलुवियल मृदा पाई जाती है। उसके बाद कहा गया कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा की जो उत्पत्ति है उर्वरता सर्वाधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो हम देखते हैं यूपी वगैरह में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, यहाँ कृषि के लिए अनुकूल मृदा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मृदा जो होती है ज़्यादा उर्वरक होती है, इस वजह से। फिर है जलोढ़ मृदाएँ गठन में बलुई दोमट से चिकनी होती हैं। तो बलुई दोमट में जो मतलब बालू देखे होंगे आप, बालू क्या होता है अगर छुएंगे तो किसकी साथी है, ये मृदा क्या होती है चिकनी होती है। कभी गीली होगी तो देखेंगे आप चिकनी होती है। तो इस वजह से कहा गया जो गठन में क्या है ये चिकनी होती है। जितनी ज़्यादा चिकनी मृदा होगी वो क्या करेगी, पानी को ज़्यादा सोखेगी, मतलब पानी को अपने अंदर ज़्यादा समय तक रोके रखेगी। इस मिट्टी में पोटाश, तो इसमें जो केमिकल देखें अगर इसका क्या है, तो इसमें कहा गया यह मिट्टी जो है पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैविक पदार्थ से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें ये जलोढ़ मृदा जो है इसमें पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किंतु इनमें जो है नाइट्रोजन तथा ह्यूमस तत्व बहुत कम पाया जाता है। तो इनमें नाइट्रोजन कम होती है और ह्यूमस तत्व मतलब जो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं वो बचे हुए, तो वो क्या है वो कम पाए जाते हैं। इस मिट्टी की क्या है परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व एवं निम्न भूमियों में परिपक्व होती है। फिर कहा गया बलुई दोमट मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। देखो बलुई जो भी मृदा होगी, चाहे वो दोमट हो, मतलब जलोढ़ मृदा हो या बलुई मृदा हो, तो जहाँ पर बलुई शब्द आ जाएगा उसकी जलधारण क्षमता घट जाएगी। रीजन ये है कि उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं आपस में एक साथ नहीं मिल पाते। अगर गीला करके उनको एक साथ जो बनाइए और सूखा करिए तो वो फिर हट जाएंगे। जबकि जो चिकनी मिट्टी होगी उसको एक साथ आप जोड़िए तो उसकी जो जोड़ने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो पानी ज़्यादा रोक सकेगी। इसीलिए कहा गया है जो जलधारण क्षमता है इसकी सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रेत के कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो रेत जो होता है वो आपस में जुड़ता नहीं है, इस वजह से पानी भी नहीं रोक पाता है। फिर आगे कहा गया सामान्यतः दोमट मिट्टी जो है यानी कि लोम सॉइल में 40% बालू के कण, 40% चिकने कण एवं 20% गाद पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो जलोढ़ मृदा जो है ये किसके लिए इसके उपयुक्त होती है, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की कृषि के लिए। यानी हम देखें भारत में लगभग उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ हर तरीके की जो फसलें हैं उगाई जाती है। इसका कारण यही कि जलोढ़ मृदा सबके लिए अनुकूल होती है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर बांगर और खादर में बांटा गया है। तो हम देखते हैं बांगर मृदा हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं। बांगर मृदा जो होती है ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, मतलब पुरानी कछारी मृदा जो अपरदन से प्रभावित होती है बांगर कहलाती है। इसका जमाव बाढ़कर मैदानों से दूर होता है। इसमें मेन चीज़ यही है कि जहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाता है वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। और ये क्या है, ये भी अपरदन द्वारा, मतलब पहले नदी वहाँ बहती थी अब नहीं बहती है, इस वजह से अपरदन द्वारा बनी है, लेकिन अब नहीं वो वहाँ जाती है। इस वजह से नवीन जल नहीं जा पाता है वहाँ। और ये रेह कलर वगैरह यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कंकर तथा शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मृदा का रंग जो होता है पीला रक्ताभ भूरा, पेल रेडिश ब्राउन होता है। शुष्क क्षेत्रों में इन मिट्टियों में लवणीयता तथा क्षारीयता के निक्षय भी मिलते हैं जिन्हें रेह कहा जाता है। तो रेह जो है हम देखते हैं खास करके जो पश्चिमी यूपी वाला एरिया है या इधर जहाँ मतलब नवीन ये बांगर मृदा पाई जाती है वहाँ पर रेह वाला एरिया ज़्यादा मिलता है। इस मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रीजन ये है क्योंकि इसमें जो नेचुरल उर्वरता है मिट्टी की वो कम होती है, इस वजह से। फिर खादर ये दूसरे प्रकार की है। तो यह प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जिसमें बारीक गाद की अधिकता के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा बारीक कण पाए जाते हैं, बारीक मतलब महीन कण पाए जाते हैं। खादर और बांगर मृदाओं में कंकड़ भी पाए जाते हैं, तो कहीं कहीं इनमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कंकड़ की मात्रा हो सकती है, इस वजह से कहा गया। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं काली मृदा। तो जो जलोढ़ या एलुवियल सॉइल थी ये भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर पाई जाती है। जितने भी मैदानी एरिया देखेंगे या नदी घाटी वाले जो एरिया हैं वहाँ जो मृदा पाई जाएगी वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम काली मृदा देखते हैं। तो काली मृदा में भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी कि टूटने फूटने से हुआ, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो जो काली मृदा है इसको
ये ब्लैक सॉइल यानी कि इसको बेसाल्ट निर्माण किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकला जो बेसाल्ट लावा था उसके द्वारा हुआ है, तो इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ये मृदाएं कहाँ है, तो दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों के में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्री तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर एवं तिरुनेलवेली जिलों में, राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र तक फैली हैं। तो ये जो मिट्टियाँ हम देखते हैं खास करके मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है उसमें भी दक्कन ट्रैप वाला जो मतलब जो दक्कन ट्रैप है उसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ तक इन मृदाओं का हम विस्तार देखते हैं इस तरीके से। खासकर दक्कन ट्रैप में पाई जाती है, बाकी विस्तार जो है दक्कन ट्रैप के आसपास भी पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में लोहा चूना, तो क्या क्या इसमें होता है, लोहा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो इसमें भी क्या क्या, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी, नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास वगैरह की कमी पाई जाती है। आमतौर काली मृदाएं मृणमय यानी कि क्लेयल, गहरी और अपारगम्य इम्पेरेमेबल होती हैं। ठीक है, ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं, क्योंकि इसमें जब गीली होती है तो उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है, पानी ज़्यादा सोख लेती है, इस वजह से फूल जाती हैं तथा चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें स्वतः जुताई हो गई। इनको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। रीजन ये है कि जब सूख जाती है तो दरारें पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि इनकी जुताई की हुई है, इस वजह से इनको कहा जाता है। और जब गीली होती हैं तो फूल जाती हैं, क्योंकि जलधारण क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। या बहुत महीन कण अर्थात मृतिका से बनी होती है, तो सबसे महीन कणों में हम देखें तो मृतिका होने लगते हैं, क्योंकि सबसे जो कंकड़ है, फिर उसका रेत होता है, रेत के बाद में क्ले है, क्ले के बाद में फिर क्या क्या मृतिका जो होती है वो सबसे महीन कणों में आती है, जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मिट्टी का इस मिट्टी का काला रंग इसके टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म यानी कि ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। तो मतलब ह्यूमस इसमें ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का रंग गहरे काले से लेकर के हल्के काले या चेस्टनट भूरी मिट्टी की तक है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास वाला जो खेती है वो काली मृदा के समय में ही की जाती है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं जो दक्कन ट्रैप वाला एरिया है वहीं कपास की खेती की जाती है, या इस जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास की खेती ज़्यादा की जाती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए अनुकूल जो मृदा है वो काली मृदा है। अब आ गई आपकी तीसरी, लाल और पीली मृदा। तो रेड एंड येलो सॉइल क्या है, तो इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की प्रधानता होती है। तो इसका जो लाल और पीला रंग है वो इसी वजह से लोहा और सिलिका की प्रधानता होती है। जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार या कायांतरित शैलों के विघटन द्वारा होता है। तो जो रवेदार और कायांतरित शैल होती है उनके विघटन द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मृदा का जो लाल रंग है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। तो जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब जब पानी जो होता है तो ये पीली दिखाई देती है, वैसे ही लाल दिखाई देती है, इसलिए इस मृदा का लाल और पीला मृदा कहा जाता है। अब इसमें मैप दिया है कि भारत में कहाँ कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसमें दे रहा है कौप जलोढ़ मृदा, ये गंगा यमुना वाला जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला मैदान, ये कौप या जलोढ़ मृदा वाला हो गया। काली मृदा दक्कन ट्रैप वाला एरिया हो जाएगा ये पूरा। उसके बाद लाल मृदा ये वाला एरिया है इस तरीके से। लेटेराइट मृदा ये केरल के आसपास वाला और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। उसके बाद में शुष्क व मरुस्थलीय मृदा राजस्थान वाले एरिया में दिखाई गई है। उसके बाद में कहा गया पीठमय मृदा, वन और पर्वतीय मृदा हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इधर के कुछ एरिया जो हैं। उसके बाद कहा गया पीठमय तथा जैव मृदा जो होती है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये खास करके कि जो ये वाले इस तरीके ये हो गई एरिया और ये वाले एरिया जो हैं जो यहाँ पर पाई जाती है पीठमय और जैव मृदा। उसका लवण युक्त मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये छोटे छोटे एरिया दिख रहे हैं यहाँ पर, समुद्र खास करके किनारों में ज़्यादा पाई जाती है लवण युक्त। राजस्थान के भी कुछ एरिया में हो सकती है, लेकिन लवण युक्त मृदा वहीं पाई जाती है जहाँ पर मतलब एक तरीके से देखें पानी की कमी होती है या खारा पानी जम जाता है, उसकी वजह से वहाँ की मिट्टी लवड़ी हो जाती है। फिर कहा गया जो हम तीसरी मृदा देख रहे थे लाल पीली वाली मृदा, इसके बारे में बताया गया यह अम्लीय प्रकृति की होती है मृदा होती है। जो लाल पीली मृदा यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा प्रायः अनुवर यानी कि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। उच्च भूमि में इन मिट्टियों की परत महीन होती है तथा
बजरी युक्त, बलुई, पथरीली एवं छिद्र युक्त होती हैं, इसलिए यह बाजरे जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो बाजरा वगैरह इन क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है। भारत में यह मिट्टी कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। खास करके जो पथरीली एरिया है, हम देखते हैं जहाँ पत्थर या पहाड़ थोड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये मिट्टी ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। फिर अगले प्रकार की जो मृदा है वो लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट मृदा का जो गठन है वो खास करके हम देखते हैं ऐसी जगहों पर होता है जहाँ जो वर्षा की मात्रा है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खास करके केरल वाला भाग हो गया या पूर्वोत्तर भारत में कुछ एरिया हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस तरीके की जगहों पर ये पाई जाती है। तो लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। तो ईंट बनाने में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जहाँ ये पाई जाती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका निश्चलित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। तो इसमें कहा गया है लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं जो उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षाकृत क्या है अपक्षालित मृदाएं हैं। तो इसमें कहा गया एक शब्द आया निक्षालन, और जहाँ वर्षा अधिक होती है उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो हम देखते हैं जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है तो होता क्या, जब मिट्टी पर पानी गिरता है तो उसके साथ पानी तो नीचे रिसता रहता है। पानी जब रिसता है तो मिट्टी के जो महीन कण है वो नीचे धंसते चले जाते हैं। बचता क्या है, जो लोह ऑक्साइड वाले कण होते हैं वो वहाँ पर बचते हैं। इस वजह से क्या है कि इसकी जो मतलब संगठन क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका प्रयोग जो है ईंट बनाने वगैरह में किया जाता है। इसीलिए इसको लेटेराइट मृदा कहा जाता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा का जो लाल रंग है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है, क्योंकि ये जो इस तरीके के पदार्थ हैं वो बह जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह या फिर वो नीचे चले जाते हैं। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं। रीजन ये है कि जो मिट्टी के मतलब उर्वरता वाले गुण हैं वो रहते नहीं इस मिट्टी में क्या है लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू की खेती आदि की कृषि की जाती है। यह मृदा चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसीलिए हम देखते हैं जो कार्डमम पहाड़ है केरल में, तो वो इन्हीं मृदाओं में पाया जाता है। तो हम देखते हैं इस मृदा के कारण केरल में सबसे ज़्यादा इलायची और हो गई इलायची की जो चाय और इलायची की जो पैदावार है सबसे ज़्यादा केरल में देखी जाती है भारत में, वो इसी मृदा पाए जाने के कारण होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो काजू की खेती भी यहीं की जाती है। फिर मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। इस मृदा का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है, जो मुख्य तौर पर सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इनका जो विकास ज़्यादातर वहीं पर हुआ है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और वहाँ की मिट्टियों का जो ऊपरी परत है वो बह करके या तो नीचे चली गई या फिसल करके नीचे ढलानों पर आ गई है। अब हम देखते हैं अगली जो मृदा है हमारी वो शुष्क मृदा है, एरिड सॉइल बोलते हैं। ये मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा कम होगी। सीधी सी बात है कि शुष्क मृदाओं का रंग क्या है, लाल तथा किशमिशी प्रकार का होता है। ये सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति में लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। तो हम देखते हैं राजस्थान में कई नमक बनाने की झीलें भी हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है तथा नीचे की ओर चूने की मात्रा में वृद्धि होने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परत पाई जाती है। तो इनमें ऊपरी मृदा के कटाव से क्या होता है, कंकड़ बचते हैं, तो कंकड़ की परत काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में पाई जाती है। अब आ गई मरुस्थलीय मृदा। ये पूरी मरुस्थलीय मृदा हो गई। वो उप मरुस्थलीय मृदा थी, यानी कि वहाँ पानी की कमी थी। मरुस्थलीय मृदा में क्या देखते हैं, क्या होता है कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, जो सामान्यतः रेतीली से बजरी युक्त और लवड़ी होती हैं। इनमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। फिर मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की
क्या है, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में जल अंतःसंचयन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इन मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। तो हम देखते हैं इनका जो विस्तार कहाँ है, खास करके राजस्थान वाला एरिया जो उससे लगा वाला भाग है, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। अब अगले प्रकार की जो मृदाएं हैं, ये फॉरेस्ट सॉइल हैं, वन मृदाएं। ये मिट्टियाँ 3000 मीटर से लेकर के 3100 मीटर के बीच हिमालय में शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनके कुछ जमाव सह्याद्री, पूर्वी घाट और तराई क्षेत्र यानी कि यूपी वाला जो एरिया है वहाँ भी देखे जाते हैं। फिर है यहाँ पर धरातल पेड़ पौधों की पत्तियों आदि से ढका होता है। जो मतलब ज़मीन होती है ऊपरी परत, तो क्या पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ आदि हैं वो गिरते हैं, उनसे ढकी होती हैं। फिर देखते हैं इनके सड़ने गलने से ऊपरी भाग में मिट्टी का रंग काला हो जाता है, जो नीचे की ओर धूसर भूरा या धूसर लाल रंग में परिणत हो जाता है। ये मिट्टियाँ क्या है, पौधों के लिए पोषकों के से संपन्न। तो ये जो हम देखते हैं पहाड़ी वाली मिट्टियाँ हैं, क्या पौधों के पोषकों से संपन्न होती हैं, परंतु इनमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। इनमें अम्लीय दशाओं में पौरजॉल, तो अम्लीय दशा में क्या है, पौरजॉल से लेकर के कम अम्लीय या नीचे निरपेक्ष दशाओं में भूरी मिट्टी के बीच का परिवर्तन देखा जाता है। तो ये पौरजॉल के रूप में या फिर भूरी मिट्टी के रूप में परिवर्तित होती रहती है। वो कहाँ कहाँ देखा गया, अम्लीय दशाओं के आधार पर। इनमें चाय, कहवा, मसालों के अतिरिक्त गेहूँ, चावल, मक्का, जौ आदि का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरीके की मृदा जो है ये निचली ढलानों पर पाई जाती हैं, जो पर्वत होते हैं। अब उसके ऊपर हम देखते हैं पर्वतीय मृदाएँ पाई जाती हैं। तो पर्वतीय मृदाएँ कहाँ हैं, तो पौरजॉल, इसको दो भागों में बांटा गया है, पौरजॉल और उच्च स्थानीय मृदा यानी कि हाई एल्टीट्यूड। तो पर्वतीय मृदाएँ जटिल होती हैं और इनमें अत्यधिक विविधता मिलती है। ये नदी द्रोणियों और निम्न ढलानों पर जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती हैं। ऊंचे भागों पर अपरिपक्व मृदा या पथरीली मृदा के रूप में पाई जाती हैं। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। तो पर्वतीय ढालों पर विकसित होती है क्योंकि पानी, जब हम देखते हैं बारिश होती है तो पर्वतों पर ढाल तीव्र होती है, तो वैसे भी मिट्टी जो होती है वहाँ की फिसल कर नीचे आ जाती है। तो इस वजह से जो इनकी परत होती है वो पतली होती है। पर्वतीय भागों में भू आकृतिक, भूवैज्ञानिक, वानस्पतिक एवं जलवायु दशाओं की विविधता एवं जटिलता के कारण यहाँ एक ही तरह की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। ये चीज़ कहा गया कि मतलब वहाँ विविधता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ जो मृदा है हम देखते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की मृदा पाई जाती है, जैसी वहाँ की जलवायु या मतलब जैसी वहाँ की भूस्थानिक स्थिति होती है उस आधार पर। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है। ये जीवांश अधिकतर अनअपघटित यानी कि अनडिकम्पोज्ड होते हैं। फलस्वरूप ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है तथा मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो यहाँ की भी मिट्टी अम्लीय पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है। ये जीवांश अधिकतर, ये ऊपर वाला ही है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी कम हो जाती है। खड़े ढाल वाले उच्चावच प्रदेश मृदा विहीन होते हैं। जो खड़े ढाल वाले उच्चावच हैं वो मृदा विहीन होते हैं। रीजन ये है क्योंकि वहाँ की जो भी मिट्टी होती है वो फिसल कर नीचे आ जाती है, इस वजह से वहाँ सिर्फ पत्थर पत्थर रहते हैं। इस मृदा के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल नदी घाटियों में, फलों के बाग ढलानों पर और आलू लगभग सभी क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों एवं फलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है, क्योंकि पौधे आसानी से उगाते हैं, जो बड़े वाले वो पानी पा लेते हैं। भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि इसी मृदा में की जाती है। हम देखते हैं ज़्यादातर जैसे दार्जिलिंग हो गया या और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ इस तरीके की जो मिट्टी पाई जाती है, वहाँ काफ़ी वाफ़ी कहवा वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। फिर लवड़ी मृदाएँ कहाँ कहाँ, सलाइन इनको सॉइल बोलते हैं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएँ भी कहा जाता है। मतलब हम देखते हैं जहाँ पर कृषि लायक ज़मीन ना हो उसको ऊसर मृदा कहा जाता है। लवड़ी मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनुर्वर होती हैं। अनुर्वर मतलब यहाँ उर्वरता नहीं होती, इस वजह से यहाँ कृषि करना आसान नहीं होता तथा इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब प्रवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर के दोमट तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ये मृदाएं शुष्क एवं अर्धशुष्क यानी कि सेमी एरिड और एरिड तथा जलाक्रांत यानी कि वाटर लॉगिंग जल से भरी हुई वाली क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं, तो हम देखते हैं जो गुजरात का ये वाला एरिया है, इधर वाला पश्चिमी गुजरात के डेल्टा वाले क्षेत्र में, पूर्वी तट के जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं इधर साइड, जो जहाँ नदी पानी लाती है उस वाले एरिया में, और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, तो पश्चिम बंगाल का ये जो सुंदरवन वाला डेल्टा है यहाँ बड़े मात्रा में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर भारत में सर्वाधिक लवड़ी मृदा वाले राज्यों का आरोही क्रम देखें। अगर आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, और जो अवरोही कहते हैं तो घटते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, फिर उसके बाद हरियाणा में, फिर यूपी में है। तो
जो भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में। तो लवणीय व क्षारीय मृदा यानी स्थानीय नाम क्या है इनके, रेह देखो हम देखते हैं, कल्लर भी कहा जाता है, कार भी कहा जाता है, रकर, रकार, ऊसर, काल, चापेन, ये सारे जो नाम हैं ये किसके हैं, तो ये जो लवणीय मृदा हैं उनके नाम हैं। पीठ में मृदाएं कौन कौन सी होती है, तो इनको पीटी सॉइल कहा जाता है। नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों में जलभराव वाले क्षेत्र की मिट्टी को पीट मृदा कहा जाता है। पीट मृदा मतलब होता है कि जो बाद में मृदाएं आकर के जमा हो जाती हैं उनको पीट मृदा कहा जाता है। तो नदी डेल्टा वाले, नदी डेल्टा मतलब होता है जब नदी अपने मुहाने से मतलब उद्गम स्थल से आते हुए रास्ते में से जितना भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब ला करके धीरे धीरे उसको खिंचते खिंचते ये मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या है, धीरे धीरे आकर के अपने जहाँ पर मुहाना इसका होता है, जहाँ पर भी नदी समुद्र से मिलती है, वहाँ आकर के धीरे धीरे जमा कर देती है। तो इस जमा वाले क्षेत्र में देखते हैं एक मृदा विकसित हो जाती है, मतलब मैदानी इलाका विकसित हो जाता है। तो जहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है इसको पीट मृदा कहा जाता है। पीट मृदा कहते हैं ये मृदाएँ भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। तो यहाँ वनस्पति की वृद्धि हम देखते हैं ठीक ठाक मात्रा में होती है। इस तरीके की इन मृदाओं को गया। इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्राप्त होते हैं। यह मृदा काली, भारी और अम्लीय होती है, जिसमें लवण और जैव पदार्थों की अधिकता परंतु फास्फेट और पोटाश की कमी देखी जाती है। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो नदी के देखते हैं जो मुहाने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर नदी डेल्टा का निर्माण या समुद्रों में मिलती है, उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं तो खास करके दक्षिण भारत में जो पूर्वी घाट वाला एरिया, वहाँ पर चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो या तमिलनाडु की कुछ एरिया हैं, गोदावरी डेल्टा, कावेरी, कृष्णा, इन डेल्टाओं में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह मृदा मुख्यतः केरल राज्य के में कोट्टायम जनपद के पश्चिमी भाग में और अलापुझा जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से लेकर 50% तक होती है तथा ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती हैं। ये मृदा कई स्थानों पर क्षारीय भी होती हैं। तो इस तरीके से इन मिट्टी देखते हैं, ये क्षारीय से लेकर के काली भी पाई जाती हैं। दलदली मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अब अगली मृदा है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। इसमें देखें क्या क्या क्वालिटी है इसकी। तो अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इस मृदा की में कच्चे जीवाश्म की अधिकता होती है, जिसके सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो जो अम्लीय और क्षारीय मृदा है इसमें कार्बनिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। चाय के बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होने के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। क्षारीय मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों पर, तो अम्लीय मृदा है वो देखते हैं खास करके चाय बागान वाले एरिया में पाई जाती है। जो क्षारीय मृदा है की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों पर होती है। कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय लवण घुलकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते बल्कि ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाले राज्यों का घटनाक्रम यूपी, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में। तो क्षारीय मृदा जहाँ देखते हैं जमीन ऊपर की हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद फूल आती है ना, उसी को क्षारीय मृदा कहा गया है। ऊसर का एक तरीके का एक प्रकार होता है जहाँ की मिट्टी में देखते हैं ऊपरी वाली बिल्कुल हल्की हल्की पतली पतली फूल आती है। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, गुजरात में मिल जाती है, हरियाणा में और पंजाब में। इस तरीके की ये जो क्षारीय मृदा है पाई जाती है। तो आज का जो हमारा मिट्टी वाला लेक्चर था वो आज का यहीं तक था। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए और आज के लिए बस यहीं तक था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।